हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 1 से 2 क्लासेस आपकी जो है वो साइंस के अंदर बच जाती हैं, उनको हम कंप्लीट करके जो है वो पूरा साइंस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर देंगे। जिन्होंने अभी तक जो है वो क्लासेस नहीं देखी है, अभी भी आपके पेपर के लिए 6 से 7 दिन जो हैं, तो अभी भी आप जो है पूरे के पूरे साइंस को कवर कर सकते हो, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लासेस के अंदर जो है वो प्रोवाइड करा दी है। ठीक है। आगे भी जिन्होंने जो है वो पटवारी का एग्ज़ाम देना है, सेक्रेटरीट का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए भी जो है ये क्लासेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। जिन्होंने पिछला जेबीटी कमीशन दिया होगा उनको भी पता है, और जो आगे अभी दे रहे हैं उनको, वो अगर इन क्लासेस को अभी नहीं देखेंगे और पेपर के बाद अगर देखने लगेंगे तो उनका जो है उनको वहाँ से लग जाएगा पता कि उन्होंने कितना अपना नुकसान किया है। ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि आप इन क्लासेस को जो है वो कवर कर पाओ, जितनी भी हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। जितना एचपीआरसी ने आपका सिलेबस जो है वो दिया हुआ है पटवारी और जेबीटी के लिए, तो वो सारे का सारा हर एक पॉइंट को हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया हुआ है क्लासेस के अंदर। ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होती है आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है। तो चलिए हम करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ये हमारा जो है आज का फाइनल टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। एसिड बेस के बारे में, सॉल्ट के बारे में। एसिड बेस और सॉल्ट के ऊपर हमने जो है एक सेपरेट टॉपिक के अंदर भी बात की थी। यहाँ पे मिक्स्ड टॉपिक आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मेटल नॉन मेटल के बारे में, कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स है, अप्रूव है, उनके बारे में बात करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, और लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई के बारे में भी आपको सेपरेट एक मैंने अलग टॉपिक पे बताया है। लाइट के बारे में भी बताया हुआ है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, फिर से हम यहाँ पे बात करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपने लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब रूल के बारे में पढ़ा होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे। और हमारा एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें जो है इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये जो है हम 2 क्लासेस के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। आंसर आप सभी देख पा रहे हो यहाँ पे कि आपका आंसर हो जाएगा रस्टिंग। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। देखो, 2 टाइप के हमारे पास चेंजेस होते हैं, और वो 2 चेंज कौन कौन से हैं। केमिकल चेंज होता है और एक फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज आपके सिलेबस में है, अभी हमने बात की है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि केमिकली पूछा जाए, फिजिकल का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो देखो यहाँ पे हमने बोला कि जो आपका यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन है, यानी कि लोहे में जंग लगना है, वो एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज का मतलब होता है जिसमें ये वाला जो रिएक्शन है, जिसमें ये चेंज होता है ना, उसमें वो चीज़ जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, दोबारा वो उस स्टेट में नहीं आ पाती है। जैसे अगर हम बात करें, जो बर्फ़ है, आपने बर्फ़ को पिघलाया, तो बर्फ़ को जब हम पिघला रहे हैं तो पिघलाने के बाद भी जो है वो क्या बन सकता है, बर्फ़ बन सकता है अगर हम दोबारा उसको फ्रिज में रखेंगे। वैसे ही पानी को उबाला, पानी का उबालना जो है, पानी क्या है, H2O फॉर्मूला है। हमने जब पानी को उबाला तब भी तो उसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन के 2 आयंस रहेंगे और ऑक्सीजन, यानी कि H2O ही रहेगा। वो चेंज होके कुछ और तो नहीं बन जाएगा ना। तो जब लोहा है, लोहे में जंग लगता है, तो वो कुछ और बन जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती है। तो जब जो है वो चीज़ें इस तरीके से चेंज हो जाती हैं कि दोबारा वो उस स्टेट पे नहीं आ पाती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, केमिकल चेंज कहा जाता है। और ये जो बाकी हैं, बर्फ़ का पिघलना, पानी का उबलना, कांच का टूटना, ये दोबारा जो है अपनी स्टेट पे आ सकते हैं अगर उनको थोड़ा सा रिपेयर किया जाए या कुछ किया जाए। ठीक है। और आप ये तो देख सकते हो, जो फिजिकल चेंज है ना, उसमें सिर्फ आपके जो आकार है सिर्फ उसमें चेंज होता है, बाकी प्रॉपर्टी जो उसकी अंदर की प्रॉपर्टीज़ है उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो उसमें इस चीज़ का चेंज जो है वो देखने को मिलता है। इंटरनल जो है उसमें जो है वो चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज CaOH2O। ये जो है यहाँ पे CaOH2 बन रहा है। ये जो 2 है ना, इसको नीचे समझिएगा, इस हाथ में नहीं है, यहाँ पे पावर है ये इसके नीचे। ठीक है। तो CaO में जब हमने H2O को ऐड किया तो हमारे पास क्या बना, CaOH2 बना।
तो ये कैसा रिएक्शन है? अब हमारे पास अलग अलग टाइप के रिएक्शंस भी होते हैं, इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये कैसा है? ये इन दोनों के जोड़ने से बन रहा है, तो कैसा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक कैल्शियम है, आगे भी एक कैल्शियम बन रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, आगे भी 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, सॉरी 2 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन यहाँ थी, एक ऑक्सीजन यहाँ है, इसीलिए हमने इस तरीके से OH2 लिखा कि 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे कि ये कैसा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। ऐसी अभिक्रिया कौन सी होती है जिसमें कि ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और रिडक्शन को कहेंगे अपचयन, तो दोनों साथ साथ में होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहाँ पर जो है वो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो है उसके अंदर आ रही है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन जो है वो लॉस हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में कब होती है उसको क्या कहा जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। जो लेमन है, जो भी खट्टी चीज़ें हैं, खट्टी चीज़ों में बोला जाता है कि कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर में आपको जो है वो एसिटिक एसिड सिरके में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो टार्टरिक एसिड है ये जो है वो अंगूरों में देखने को मिलता है, और जो फॉर्मिक एसिड है या मिथेनोइक एसिड भी इसको कहा जाता है, ये चींटी के डंक में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर से मैं आगे इसको रिवाइज करा दूंगी आपको। द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। अब देखो, न्यूट्रल सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी हम इस पीएच को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है समटाइम कि एच क्या है या पी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर 7 से कम है, ठीक है, अगर 7 से कम है तो उसको हम क्या कहेंगे? एसिड। अगर जो है 7 है तो उसको न्यूट्रल कहेंगे, और अगर 7 से ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ठीक है, तो 7 से कम को एसिड कहा हमने, तो पीएच यहाँ पे न्यूट्रल का बोला है, न्यूट्रल का होता है 7, ऑप्शन नंबर सी। अगर 5 होता तो वो एसिड का होता, 14 होता तो वो बेस का होता। ठीक, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। जब कोई धातु जो है अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, धातु जो है वो अम्ल के कांटेक्ट पे आ रही है, ठीक है, तो कौन सी गैस बनती है वहाँ पे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी जो है कोई भी एसिड है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज स्टोर्ड इन कैरोसिन। कौन सी धातु मिट्टी में रखी जाती है? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने ये 9th 10th में पढ़ा हुआ है। ये सोडियम जो है, जो धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है, नहीं तो ये यहाँ पे आपको पता ही होगा, सारी चीज़ें आपने देखी है, आग पकड़ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज जनरली शोन बाय नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल क्या उनमें मेलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, ब्रिटलनेस होती है या कंडक्टिविटी होती है? क्या चीज़ होती है नॉन मेटल में? तो उसमें जो है वो भंगुरता होती है, यानी कि ब्रिटलनेस। ब्रिटल का मतलब होता है वो टूट जाती हैं, यानी कि जो अधातु होती है तोड़ा जा सकता है उनको। जबकि अगर मेटल्स की बात करें तो उसमें आघात वर्धनता होती है, डक्टिलिटी होती है, कंडक्टिविटी होती है, ये सारी मेटल्स के गुण हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ। ब्रॉन्ज यानी कि जो कांसा है वो किसकी धातु है? कॉपर और टीन की, कॉपर और जिंक की, आयरन और कार्बन की, एल्यूमिनियम एंड कॉपर की। ये ब्रॉन्ज और ब्रास जो है 2 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जिनमें जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम जो है वो ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है आपका कॉपर और टीन से बनता है। वहीं पर अगर ब्रास बोला होता तो ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल। तो एल्कोहल में कौन सा जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है? तो उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिथेन बिलोंग्स टू विच होमोलोगस सीरीज। जो मिथेन है वो किस समजात श्रेणी से आता है? तो मिथेन आपका जो है
मीथेन का फॉर्मूला क्या है, किसको हम जो है वो मीथेन बोलेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। या आपने जो भी क्लास देख रहे होंगे ना, वो आप लोग मुझे बताओगे कि मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH3 या CH4, इस तरीके से आपने बताना है कि मीथेन जो है वो क्या है। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन से होमोलगस सिरे से ये बिलोंग करता है, तो मीथेन आता है आपके एल्केन ग्रुप के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या है। इथेनॉल में जो है यहाँ पे 2 कार्बन होती है और 5 हाइड्रोजन होती है, और आपको पता है यहाँ पे जो है इथेनॉल की बात हो रही है तो OH तो आएगा ही, तो CH3H5OH। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऊपर वाली ऑप्शन है ये वाली यहाँ पे C2H5OH जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक है, यह है इथेनॉल का। नेक्स्ट है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो वो है आपके पास नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गुर्दे की फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो वर्णक है वो कौन सा उत्तरदायी होता है, कैसे प्रकाश संश्लेषण होती है। होमोग्लोबिन की वजह से, क्लोरोफिल है, मेलेनिन है, ऑक्सिन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जो है वो उत्तरदायी होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ह्यूमंस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन। मनुष्यों में प्रोटीन का पाचन होता है तो वो कहाँ से शुरू होता है, प्रोटीन का पचना वो स्टमक से जो है वो शुरू हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। कौन सा हार्मोन शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, नियंत्रित करने की बात हो रही है। तो वो जब भी किसी को जो है वो ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ता है या ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे कौन सा इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ब्लड स्तर को, लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है, ऑप्शन बी। द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है, अभी हमने जो है वो पीछे बात की थी न्यूरॉन के लिए, तो न्यूरॉन कहाँ पे यूज़ किया नेफ्रॉन की बात की थी। फंक्शनल यूनिट, किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। वहीं पर बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई होती है आपकी न्यूरॉन। ध्यान रखिएगा, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगी, गुर्दे की हो जाएगी आपका नेफ्रॉन, और तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई हो जाएगी न्यूरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाइनरी फिशन अकर, जो बाइनरी फिजन होता है यानी कि दो भागों में खंडन हो जा रहा है, द्विखंडन जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो बाइनरी फिजन किस में होता है, तो वो हो जाता है अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर्स। जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, उनका जो नर भाग है ना, नर जनन है, उसको क्या कहा जाता है, नर को कहा जाता है हिंदी में पुंकेसर। ठीक है, तो पुंकेसर और स्त्री केसर आपने सुना होगा, तो यही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे स्टेमन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, तो इवोल्यूशन की थ्योरी किसने दी है, मेंडल ने, डार्विन ने, लैमार्क ने, मॉर्गन ने। डार्विन ने दी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अनुवांशिकी का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो वो कहा जाता है मेंडल को। इन्होंने मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे अगर इवोल्यूशन की बोला जाए तो डार्विन, और जेनेटिक्स की बोली जाए तो हमारे पास मेंडल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, द एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ। फोकस दूरी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या है, फोकस दूरी को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, तो एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ का एसआई यूनिट है आपका मीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच मिरर इज़ यूज्ड इन व्हीकल एज रियर व्यू मिरर। तो ये हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस हमने पीछे भी डिस्कस किए थे, क्योंकि सेपरेट टॉपिक आपके पास लाइट का, रिफ्लेक्शन का था, वहाँ पे हमने बात की थी। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके सिलेबस में ये चीज़ भी दी है लास्ट चैप्टर में, तो हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। तो रियर व्यू मिरर जो होता है ना, उस पर लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
द डिफेक्ट ऑफ विजन करेक्टली बाय कनकेव लेंस के थ्रू यानी कि अवतल लेंस के थ्रू आप जो है वो कौन सा जो डिफेक्ट है उसको ठीक कर सकते हैं। तो अवतल लेंस के द्वारा जो है हम मायोपिया यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा जो है वो ठीक किया जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है ये जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो है वो ठीक किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और जो प्रेस बायोपिया है इसके लिए बाइफोकल लेंस का यूज़ करके ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। एक वाइट लाइट आ रही है, जैसे ऐसे हम बात करें एक वाइट लाइट है वो 7 कलर में जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब स्प्लिट हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको डिस्पर्जन यानी कि वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ऑप्शन सी। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की एसआई यूनिट जो है वो क्या है? तो प्रतिरोध का यानी कि ये आपका जो रेजिस्टेंस है इसका एसआई यूनिट होता है ओहम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओहम का जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है? ओहम का रूल तो वो है B इज इक्वल टू IR जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है वो किसका फॉर्मूला है? यहाँ पे ओहम का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस को शो कर रहा है ये। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है वो किसने की थी? तो न्यूटन ने, फेराडे ने, आइंस्टाइन ने, ओहम ने। तो आपके फेराडे ने की थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज फेराडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो निर्धारित की जाती है फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के थ्रू। फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल के थ्रू, एक राइट हैंड रूल है, एक लेफ्ट हैंड रूल है, एक राइट हैंड थंब रूल है और एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो राइट हैंड थंब रूल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो निर्धारित करती है। राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का जो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र को की दिशा को निर्धारित करता है। राइट हैंड थंब रूल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित की जाती है दाएं हाथ के अंगूठा नियम के थ्रू। विच ऑर्गेनिज्म आर नोन एज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो हैं यानी कि अपघटक, किन जीवों को अपघटक कहा जाता है? जो प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है, बैक्टीरिया और फंजाई हैं या फिर हर्बीवोर्स हैं। तो जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं ना इनको कहा जाता है डिकम्पोजर्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम। ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है? इंफ्रारेड रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज से, एक्स रेज से, गामा रेज से। तो अल्ट्रा वायलेट रेज से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस को किया उसी में से हम आगे जो है वो बात करेंगे। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी में जो है वो मेन होता है ब्यूटेन प्रेजेंट होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? हार्डेस्ट जो है वो डायमंड सबसे कठोर होता है, ध्यान रखिएगा। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड तो वो है लीवर यानी कि यकृत। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? विद्युत धारा का एसआई यूनिट है एम्पियर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जो लाइम वाटर है गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है, तो वो कौन बनाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो आपका क्या बोला है कि गैस चूने के पानी को, चूने का पानी होता है ना पहले कुछ और कलर का है, उसको दूधिया कौन बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड अगर उसमें हम ऐड भी कर देते हैं ना तो वो कलर को न्यूट्रल भी कर देती है, कलर को गायब भी कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। जो समतल दर्पण होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो समतल दर्पण जो है वो रियल प्रतिबिंब बनाएगा, इन्वर्टेड या वर्चुअल और इरेक्ट। तो वो वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है हमारा जो आपका प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज फॉर्म्ड इन सनलाइट।
सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनता है? तो सूर्य के प्रकाश में, यानी कि जब भी डॉक्टर हम बोलते हैं, हमें बोलते हैं कि सूर्य की रोशनी लेनी चाहिए थोड़ी सी, सुबह वाली जो खासकर जो किरणें होती हैं छोटे बच्चों को भी और बड़ों को भी लेनी चाहिए, लेकिन दिन की धूप बहुत ख़राब है वो नहीं लेनी चाहिए, है ना। तो वो विटामिन डी को क्या कहा जाता है? तो विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से बनती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, ठीक है, बेरी बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से, और स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से। और यहाँ पे डी आपको मैंने ये भी बता दिया कि रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से जल की हानि की प्रक्रिया। अब पौधों से जो है वो जल की हानि हो रही है तो उसको क्या कहा जाता है? तो यानी कि पौधों से जल की हानि का मतलब क्या है कि पानी जो है वो ऊपर की ओर बाकी चीज़ों को भी मिल रहा है ना। तो पौधों से जल की हानि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको रेस्पिरेशन कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, तो उसको ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। पौधों से जल की हानि की प्रक्रिया जो है, लॉस ऑफ वाटर जो है, पानी का लॉस हो रहा है, वो जा रहा है अन्य पार्ट्स की तरफ, उसको ट्रांसपिरेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट है, विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो जो मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को आपका यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, विद्युत तार बनाने के लिए जो है वो कौन सी धातु जो है वो प्रयोग की जाती है? आयरन, कॉपर, मरकरी या सोडियम। तो जब भी विद्युत तार बनानी है तो कॉपर का यूज़ किया जाता है, तांबे का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक इज कॉल्ड, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? अलोइंग, गैल्वेनाइजेशन, कोरोजन, इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच कार्बन कंपाउंड इज यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स, जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें ईंधन के रूप में कौन सा कार्बन यौगिक यूज़ किया जाता है? इथेनॉल, मिथेन, पेट्रोल या फिर आपका एसिटिक एसिड। तो कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ की जाती है? पेट्रोल यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियाँ हैं उनमें ईंधन के रूप में पेट्रोल, ये भी एक कार्बन यौगिक है, वो यूज़ किया जाता है। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो ऊर्जा मुद्रा की बात करें तो वो हो जाएगा आपका एटीपी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस ऑफ बॉडी, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर का संतुलन जो है वो नियंत्रित करता है? शरीर का जो कंट्रोल है उसको बैलेंस करता है, हमारी बॉडी के को बैलेंस करता है। ब्रेन कंट्रोल बैलेंस ऑफ बॉडी, तो सेरेबलम करता है, सेरेब्रम करता है, मेडुला करता है या फिर आपका पॉन्स करता है? तो करेक्ट आंसर होगा मस्तिष्क का जो सेरेबलम पार्ट है यानी कि अनुमस्तिष्क है, वो शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है बैलेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करेगा सेरेबेलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रोमोसोम नंबर्स इन ह्यूमन बॉडी सेल इज, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे आपसे पेयर नहीं पूछा है, सिंपली पूछा है तो 46 हो जाएगा, पेयर होता तो 23। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर कैन बी, जो कॉनकेव मिरर होता है यानी कि अवतल दर्पण होता है, उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? सिर्फ वर्चुअल, सिर्फ रियल, या दोनों रियल और वर्चुअल, या नन? तो अवतल दर्पण जो हमारे पास प्रतिबिंब बनाता है वो रियल और वर्चुअल दोनों होता है, वास्तविक और आभासी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड बाय, जो लेंस की पावर है, फोकल लेंथ का तो हमने देख लिया था, मीटर में हम देख रहे थे एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ, लेकिन जो यहाँ पे पावर ऑफ लेंस है उसकी शक्ति किससे मापी जाती है? तो वो डायोप्टर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर डेविएट द लिस्ट ड्यूरिंग डिस्पर्जन, जब डिस्पर्जन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो वो आपको पता है रेड कलर सबसे कम विचलित होता है, और सबसे ज़्यादा जो आपकी डेविएशन होती है वो बैंगनी कलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो वो है किलोवाट आवर, ये हमने पिछले टॉपिक के अंदर भी पढ़ा था क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
इलेक्ट्रिकल फ्यूज वर्क्स ऑन, जो विद्युत फ्यूज है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट या फिर ऑप्टिकल इफेक्ट के ऊपर? तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। विच अप्लायंस हैज़ अर्थ वायर, किस उपकरण में अर्थ वायर का उपयोग किया जाता है? जो इलेक्ट्रिकल आयरन होती है, इस्त्री या फिर टॉर्च, मोबाइल फ़ोन या रेडियो, तो किस में जो है वो यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिकल आयरन जो होती है ना, उसमें अर्थ वायर का यूज़ जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक लेवल ऑफ ग्रीन प्लांट, जो हरे पौधे हैं उनका पोषण स्तर होता है, वो हरे पौधे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, डिकम्पोजर। तो जो हरे पौधे का जो होते हैं ना, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्पादक होते हैं। ठीक है। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन ओजोन, ओजोन जो है वो वायुमंडल की किस परत में पाया जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो वो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है और ओजोन का फॉर्मूला है O3। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। ठीक, तो आज के लिए जो है हम 50 क्वेश्चंस को ही करेंगे और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच जाते हैं वो हम जो है वो सेकंड पार्ट के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है, बहुत ही आराम से मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई है। बहुत सी चीज़ें इसमें से आपको पता भी होंगी और बाकी आपका रिविजन भी हो रहा है क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो अगर किसी ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, जैसे मैंने आपको बता दिया, ऑलमोस्ट पूरा ही सिलेबस आपका कवर हो चुका है, बस इसी का जो है वो एक पार्ट हमारा बचेगा, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप जो है सारी चीज़ें प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। अगर आप साइकोलॉजी करना चाहते हो, अगर आप साइंस का करना चाहते हो, या फिर जो है उसके अलावा आप मॉडर्न हिस्ट्री का करना चाहते हो, तो तीनों की चीज़ें आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।